हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सीटी बुक चैप्टर नंबर 19 मैट्राइसेस असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए गिवन है और ये भी गिवन है ए इनवर्स इक्वल टू 1/k एडजेंट ए इनवर्स इक्वल टू 1/k इंटू एडजेंट ऑफ ए। ठीक, तो k का वैल्यू फाइंड करना। अच्छा, ये थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा है, हमें पता है इन जनरल ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजेंट ए होता है, राइट। अगर कंपेयर करें तो k इक्वल टू कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि इस a का जो डिटर्मिनेंट होगा वही k की वैल्यू होगी। ओके, सो 3 2 4 1 2 -1 0 1 1। सो k इक्वल टू फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया तो 2 -1 यानी कि 2 + 1 -2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गया तो 1 - 0 यानी कि 1 +4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया तो 1 - 0। ठीक है, कितना आ रहा है 3 × 3 9 -2 × 1 +4 × 1 11, k इक्वल टू 11, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। इफ A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट A इंटू एडजेंट A इक्वल टू 10i। ओके, क्वेश्चन में गिवन है A इंटू एडजेंट ऑफ A इज इक्वल टू 10i, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट A। ओके, हमें पता है इन जनरल A इंटू एडजेंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू i होता है। अगर कंपेयर करेंगे तो डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 10 मिलेगा, राइट। अच्छा, फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू n-1 वेर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट। क्वेश्चन में क्यों ना ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब n का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए 3 है। सो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ए रेज टू 3 - 1 मतलब 2। सो डिटर्मिनेंट ए रेज टू 2, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 10 गिवन है यानी कि 10² मतलब फाइनल आंसर आएगा 100। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 20। मान लेते वो नंबर एक्स वाई जेड है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x + y + z इक्वल टू 20। ठीक, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर यानी कि 3x एडेड टू, किस में ऐड कर रहे हैं, सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर y + z में, और वो कितना है, कितना बन रहा है ये 46, मतलब 3 टाइम्स फर्स्ट नंबर एडेड टू सेकेंड सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज 46, मतलब तीनों का सम 46 है। ट्वाइस द थर्ड नंबर यानी कि 2z एडेड टू द फर्स्ट x से, तो ये कितना बन रहा है 23। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह का डेटा गिवन है। एस्टिमेट द नंबर्स यूजिंग मैट्राइसेस, मैट्राइसेस से x y z की वैल्यू फाइंड करनी। तो एमसीक्यू टाइप का है तो जरूरी नहीं मैट्राइसेस से करें, वैसे हमें पता है मैट्राइसेस से करना हो तो कैसे करेंगे, इन्वर्जन मेथड या रिडक्शन मेथड से, लेकिन वैसे करना जरूरी नहीं ना क्योंकि एमसीक्यू टाइप का है। तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में कभी मैट्राइसेस को यूज करना ही नहीं इस टाइप की क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। या तो डायरेक्टली ऑप्शन से जाओ या फिर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को हम जिस मेथड से सॉल्व करते हैं उसी से करना है। जैसे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3। अगर आप 1 - 2 करोगे तो y z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, और x की वैल्यू फिर इक्वेशन में पुट करके y एंड z की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं तीनों से। वैसे ही करना, मैट्राइसेस को यूज़ करना ही नहीं, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। या फिर ऑप्शन से भी जा सकते हैं, भाई सिंपल इक्वेशन है ना यहाँ पे x + y + z इक्वल टू 20, मतलब तीनों नंबर का सम 20। देखो कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ए में 13 15 20, यस ऑप्शन ए में 20 बन रहा है। ऑप्शन ए में 20 मतलब ऑप्शन बी में 20 नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे 2 की जगह 3 है, और ऑप्शन ए में 20 बन रहा है तो ऑप्शन सी में नहीं बन सकता क्योंकि 5 की जगह 6 है और इसमें 5 की जगह 4 है। इसका मतलब ऑप्शन नहीं करेक्ट है, कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली और एग्जीक्यूशन को इसी तरीके से करना। ठीक, ओके, फोर्थ क्वेश्चन। फॉर एनी 2 × 2 मैट्रिक्स A, if A into adjoint A equal to this matrix, then what is determinant of A? Okay, A into adjoint of A given है, एक मैट्रिक्स है 10 0 0 10, यहाँ से 10 कॉमन ले सकते हैं ना, जब मैट्रिक्स से कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो वो सारे एलिमेंट से बाहर आता है।
सो इधर बनेगा 1, 0 से तो 0 ही रहेगा, इधर भी 0 ही रहेगा, और 10 से 10 बार गया तो 1, 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना 10i, मतलब a इंटू एडजेंट ऑफ a इज इक्वल टू 10i। और हमें पता इन जनरल a इंटू एडजेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ai, कंपेयर करेंगे तो डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 10 मिलेगा। यस, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, और ये भी गिवन है ए इनवर्स इक्वल टू 1/6 ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई, वेर सी डी बिलोंग्स टू आर, देन पेयर ऑफ वैल्यू सी डी। अच्छा, एक इस तरह का इक्वेशन गिवन है मैट्रिक्स में, ए इनवर्स इक्वल टू 1/6 ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई, तो सी डी का वैल्यू क्या है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, दोनों ही बता देता हूँ, आप डिसाइड करना आपको कौन सा अच्छा लगा। पहला मेथड है ए इनवर्स फाइंड करके, और दूसरा मेथड है ए क्यूब फाइंड करके, इनवर्स नहीं फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट ए चाहिए रहेगा। डिटर्मिनेंट ए इज 1 0 0 0 1 -2 0 1 4। ओके, फर्स्ट रो के अलोंग कर रहा हूँ तो कितना बनेगा 4 + 2 6, बाकी सब तो 0 0 हो जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 6, राइट। अब एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए कोफैक्टर फाइंड करने होंगे। यस, C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, बचा क्या 4 + 2 6। C12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, कितना 0, माइनस लगाएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, 0 ही रहेगा, अल्टरनेट प्लस माइनस भी तो लगाना ना। C13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो 0। वैसे C21, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, माइनस लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम गया तो 4, इसके आगे तो प्लस ही आएगा। C23, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो तो बचा क्या -2 -0, यानी कि -2, लेकिन हम माइनस लगाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, समझे आप, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके आगे माइनस आएगा तो वो +2 हो जाएगा। ठीक, C31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गया तो 0। C32, 32 गया तो 1, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये -1 होगा। C33, थर्ड रो थर्ड कॉलम गया 1, इसके आगे तो प्लस ही रहेगा। ठीक, अब देखो रो वाइज मैंने कोफैक्टर निकाले और इनको कॉलम वाइज लिखा है, इसका मतलब ये जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो एडजॉइंट ऑफ ए होगा कि नहीं होगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6 0 0 0 4 2 0 -1 1। ठीक, ओके, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी कि 1/6, और ये पूरा मैट्रिक्स 6 0 0 0 4 2 0 -1 1। ओके, ए इनवर्स मिल गया। अभी ए स्क्वायर फाइंड करना होगा, सी ए फाइंड करना होगा, डी आई फाइंड करना होगा। ठीक है, करते, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर, ए इंटू ए, मतलब 1 0 0 0 1 -2 0 1 4, अगेन ए 1 0 0 0 1 -2 0 1 4। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम अगेन 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये बनेगा 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यस 5 बन रहा है। ओके, अच्छा ये -1 बनेगा, ओके सॉरी, -1, 0 +1 -2, सो +1 -2 इज -1। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम इज -2 -8 -10, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 -2 +16
तो +14 बचाइए, +14, ओके, दिस इज ए स्क्वायर। आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अब सी ए, सो सी ए करेंगे तो ए का हर एक एलिमेंट सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये बनेगा सी 0 0 0 सी -2c 0 सी 4c, ओके। वैसे ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसलिए फाइंड कर रहा हूँ कि शायद सबको समझेगा नहीं। अगर हम डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेशन करेंगे ना तो भी हो जाएगा। ये मैट्रिक्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, डी आई भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है अच्छे से समझने के लिए D0 0 0 D0 0 0 D, ठीक। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए इनवर्स किसके इक्वल है? ए इनवर्स इज इक्वल टू, मतलब दिस इक्वल टू 1/6 ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी। तो आप यहाँ से नोटिस कर सकते हो कि 1/6 इस 1/6 के साथ कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपको समझ रहा होगा। ए इनवर्स के आगे, ए इनवर्स की जब ये वैल्यू पुट करेंगे ना 1/6 और ये मैट्रिक्स, तो 1/6 से 1/6 कैंसिल हो गया, यानी कि 6 इक्वल टू, ठीक है एक बार लिखते हैं फिर डायरेक्टली करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/6 सबको समझना चाहिए, बस मेन ऑब्जेक्टिव हुआ 0 4 2 0 -1 1 इक्वल टू 1/6 और ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है? ए स्क्वायर मतलब ये मैट्रिक्स 1 0 0 0 -1 5 0 -10 14, ओके ओके। जीरो 5 14 ये मैट्रिक्स प्लस सी ए, यानी कि C 0 0 0 C -2c एंड 0 C 4c प्लस करके ये वाले मैट्रिक्स इधर, ओके ठीक है। अब ये 1/6 से 1/6 कैंसिल आउट हो गया और 6 इक्वल टू 1 प्लस सी प्लस डी, ओके। 6 इक्वल टू, क्योंकि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है? जब उनके सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं। जब इनको प्लस करेंगे तो आएगा 1 प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 6, ओके। इधर कर रहा हूँ बाकी का कैलकुलेशन, 1 प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 6 लिख सकता हूँ ऐसे, 6 इक्वल टू 1 प्लस सी प्लस डी, यानी कि 1 प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 6, मतलब सी प्लस डी इक्वल टू 5। सी एंड डी में एक इक्वेशन ये मिली, दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिल सकती है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से, मतलब E2 से। 4 इक्वल टू -1 प्लस सी प्लस डी, 4 इक्वल टू -1 प्लस सी प्लस डी। अच्छा यहाँ से वही मिल रहा है सी प्लस डी इक्वल टू 5, ठीक है तो ये नहीं लेते, कोई और एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सेम ही रिलेशन मिल रहा है। कुछ अलग टाइप का CD में मिलेगा तो हम CD की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम डायरेक्टली ऑप्शन से जाएं कि भाई दूसरा रिलेशन नहीं फाइंड करें, ऑप्शन से देखें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए इसमें, C प्लस डी, यस ऑप्शन बी करेक्ट है, ओके। अब कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ से देखोगे तो ये ऐसा ही कुछ मिलेगा, जैसे ये वाला 2 इक्वल टू -10 -2c प्लस 0, यानी कि यहाँ से दिख रहा है ना C इक्वल टू कितना आएगा? 2 इक्वल टू -10 -2c, यानी कि 2c इक्वल टू -12, यानी कि C इक्वल टू -6, ये C इक्वल टू -6 आया। वैसे D का वैल्यू यहाँ से आ सकता है, C इक्वल टू -6, सो D इक्वल टू कितना? 11, ऑप्शन बी करेक्ट है, ओके। एक तो ये मेथड है, समझ आया होगा आपको, इरेज कर रहा हूँ। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? जैसे हमें ये रिलेशन गिवन है ना, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से ए इनवर्स को, मतलब दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई किया तो इधर आई हो जाएगा और इधर होगा ए क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर प्लस डी ए, ऐसा बनाए,
ठीक है, तो ए क्यू फाइंड करो, फिर ए स्क्वायर फाइंड करो, फिर ए फाइंड करो, इस तरह से वैल्यू पुट करो, 1/6 करो, और वो आई के इक्वल यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के इक्वल होगा, तो वहाँ से सी एंड डी की वैल्यू आ सकती है। दूसरा ये मेथड है। ओके, ये अभी पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूँ, बस बता दिया कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है और ये ऐसा कुछ फाइंड करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इनवर्स एंड ए। ओके, ये फाइंड करना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए इनवर्स और ए साथ साथ में दिख रहे हैं ना, तो ये दोनों आई हो जाएंगे। सो ये बनेगा ए एडजॉइंट ए इंटू आई, और किसी मैट्रिक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम ही मैट्रिक्स रहता है, यानी कि ए इंटू एडजॉइंट ए। फाइनली ये बचेगा अपने पास। ए तो गिवन है, बस एडजॉइंट ए फाइंड करना है, और एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए कोफैक्टर फाइंड करने होंगे। सो C11 कितना, फर्स्ट कॉलम गया, बचा क्या 1 - 6 - 5। C12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम गया, C12 तो 2 - 9, 2 - 9 इज -7, लेकिन माइनस लगाएंगे हम क्योंकि प्लस माइनस लगाते तो ये 7 बनेगा ऐसा। ठीक, फिर C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, तो 4 - 3 कितना 1। ठीक, C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, बचा क्या 1 - 2 यानी कि 1 + 2 मतलब 3, और माइनस लगाएंगे तो -3। यस, प्लस माइनस। ओके, समझ आ रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया 0 -3 मतलब +3। C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम गया, 0 - 3 लेकिन हम माइनस अपनी साइड से लगाएंगे क्योंकि कोफैक्टर में प्लस माइनस होता है। समझ रहे होंगे आप, कोई वैसा नहीं है। C31 3 + 1 4। C32 3 2 -2 मतलब +2 हो जाएगा, और हम अपनी साइड से माइनस लगाएंगे तो ये -2 बनेगा। ओके, C33 -2। ओके, ऐसा बना है। अब इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वही अपना डायरेक्ट एडजॉइंट होगा, क्योंकि मैंने कॉलम के अलोंग लिखा है और रो के अलोंग कोफैक्टर फाइंड किया है। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कितना बनेगा ये, -5 7 1 -3 3 3 4 -2 -2। ठीक, अब ए इंटू एडजॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू ए की जगह 0 2 3 1 1 2 1 1 2 -1 3 1, and adjoint A is -5 7 1 -3 3 3 4 -2 2 -2। ओके, देखते करते सोल्व कौन सा ऑप्शन मैच होगा। 0 -5 + 7 -1 6, then 0 3 -3 0 0 -2 + 2 again 0 -10 + 7 + 3 0 -6 + 3 + 9 -6 + 3 तो 6, यस 6 8 -2 -8 0 नहीं -6 8 -2 -6 8 -2 -6 is 0, yes -15 + 14 + 1 0 -9 + 6 + 3 again 0 +12 -4 -2 +12 -4 -2 यानी कि 12 - 6 6। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन ए, यस ऑप्शन ए। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर 3 3 3 3 बनेगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, 7th क्वेश्चन, द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। ओके, डिटर्मिनेंट फाइंड करते पहले। 0 1 3 1 2 1 2 3 1। फर्स्ट रो के अलॉन्ग कर रहा हूँ तो पहले तो 0 आएगा, फिर ये गया 1 -9, अच्छा -1 भी तो करना पड़ेगा ना, -1 ये गया माइनस कितना 1 - 9 कितना -8। ओके,
+2, 1 - 6, ये बन रहा 8 - 10 -2। ओके, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू -2। अब एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए कोफैक्टर फाइंड करना होगा। यस, सो C11 इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया 2 - 3, C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गया -8, लेकिन यहाँ पे प्लस करेंगे क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस लगा रहे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया -5, C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 - 2 -1, लेकिन हम यहाँ पे +1 करेंगे क्योंकि हम अपनी साइड से माइनस लगा रहे हैं। 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया 0 - 6, C23 2 3 -3, लेकिन हम +3 करेंगे। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 - 4 -1, C32 3 तो -2, लेकिन हम +2 करेंगे। C33 3 -1। ओके, ऐसा बना। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो एडजॉइंट बनेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, -1 8 -5 1 - 6 3 -1 2 -1। ओके, so now A inverse is equal to 1 upon determinant A into adjoint A, यानी कि 1 upon -2 एडजॉइंट A की जगह -1 8 -5 1 - 6 3 -1 2 -1। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। जब -2 को अंदर 1 upon -2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई किए बगैर भी डायरेक्टली देख सकते हैं ना। अच्छा, CD में तो मल्टीप्लाई भी नहीं किया, सिर्फ माइनस को अंदर भेजा है, तो डायरेक्टली उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। माइनस अंदर जाएगा तो बनेगा 1 -1 1। फर्स्ट रो में 1 -1 1 किस में नहीं, CD में से किसी में भी नहीं है, इसका मतलब CD में से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो डायरेक्टली। फिर अगर -1/2 अंदर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा 1/2 -1/2 1/2, इनमें से किस में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्या, ठीक है, सब कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं, हमें तो करेक्ट आंसर कौन सा बस ये चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन हमें AX इक्वल टू बी के फॉर्म में गिवन है और XYZ का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह से मैट्रिक्स को हम या तो रिडक्शन मेथड से सोल्व करते हैं या इन्वर्जन मेथड से सोल्व करते हैं, लेकिन MCQ टाइप के किसी भी क्वेश्चन में वो मेथड हम यूज नहीं लेंगे। क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा ना तो वापस इनको लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, जो 3 इक्वेशंस बनती है XYZ में, वो लिखना है। 1 × x 3 × y 3 × z, यानी कि x + 3y + 3z इज इक्वल टू कितना 12। 1x 4y 4z, मतलब x + 4y + 4z इज इक्वल टू 15। वैसे ही x + 3y + 4z इज इक्वल टू 13, ऐसा है। अब ऑप्शन से डायरेक्टली चेक करो कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे ऑप्शन ए की बात करें, फर्स्ट में 1 2 3 1 6 7 9 7 and 9 16, नहीं, ऑप्शन ए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्वेश्चन 1 में, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता। बी चेक करें तो 3 2 1 3 6 9 3 12, यस सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन बी इसमें सेटिस्फाई हो। अब तीनों में होना चाहिए, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक में हो गया तो आंसर आ गया, नहीं, तीनों में। इधर 3 2 1 पुट करेंगे तो 3 8 4 3 8 4 कितना बन रहा है 15, यस 15। ये ऑप्शन इसमें इक्वेशन 2 में भी सेटिस्फाई हो गया ऑप्शन बी। थर्ड में चेक करते 3 6 4 3 6 4 13, यस 13, इसमें भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अगर आप इन्वर्जन मेथड से करोगे तो इसका इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, इतने से टाइम में होगा नहीं। रिडक्शन मेथड से करोगे तो भी आपको लोअर ट्राइंगुलर या अपर ट्राइंगुलर बना के करना होगा, उसमें भी टाइम जाएगा। सो ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, पर क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है ना, ये वाला क्वेश्चन मतलब इन जनरल बता रहा हूँ कि इन्वर्जन या रिडक्शन मेथड काम में नहीं लेना, इसी तरीके से करना है। लेकिन ये क्वेश्चन हम रिडक्शन मेथड से इजीली कर सकते हैं। पता है कैसे, ये जो AX इक्वल टू बी का फॉर्म गिवन है ना, ऐसा 1 3 3, वापस से लिख रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 1 3 4,
इधर है एक्स वाई जेड और इधर है 12, 15, 13, ठीक। यहाँ पे है 1, इधर है 3, इधर है 1। मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँगा ना तो पूरा का पूरा ये तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे और ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, क्या कर रहा हूँ मैं, R2 के लिए R2 माइनस R1 कर रहा हूँ, एंड R3 के लिए R3 माइनस R1 कर रहा हूँ। हो गया क्या इससे, फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं करे, वो तो एज इट इज 1 3 3 और इधर ये एक्स वाई जेड और इधर फर्स्ट रो का एलिमेंट 12 एज इट इज, ये तो बन रहा है। सेकेंड रो में क्या हो रहा है, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 करेंगे तो इधर 0, इधर 1 और इधर 1 और इधर आएगा 3, राइट, R2 माइनस R1। R3 माइनस R1 करेंगे तो इधर 0, इधर 0, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना 1 और इधर होगा 1, ठीक। तो ऐसा एक ही बार में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से ये हो गया और ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस के बाद, डायरेक्टली हो जाएगा। z इक्वल टू यहाँ से मुझे 1 दिख रहा है, z इक्वल टू 1 है और सेकेंड रो के अलोंग अगर करें तो x की जगह 0, y प्लस जेड इक्वल टू 3 आ रहा है, y प्लस जेड इक्वल टू 3 मतलब y इक्वल टू 2 और यहाँ से दिख रहा है x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 12, x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 12 मीन्स x प्लस 6 प्लस 3 इक्वल टू 12 यानी कि x इक्वल टू 3। सो इस क्वेश्चन के लिए या इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम ये रिडक्शन मेथड काम में ले सकते हैं, बाकी डायरेक्टली करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम इन द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। ओके, इस मैट्रिक्स के इनवर्स में सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे जो एलिमेंट है वो फाइंड करना है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब इस जीरो की जगह, इनवर्स में इस जीरो की जगह जो एलिमेंट है वो हमें फाइंड करना है, ठीक। तो एक एलिमेंट फाइंड करने के लिए पूरा इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ उसी एलिमेंट की बात करेंगे जो हमें फाइंड करना है। सो हमें पता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजेंट ए, ऐसा होता है। अच्छा, वैसे तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं पर ऐसा क्वेश्चन इस असाइनमेंट में पहले आया नहीं है, तो मैं इसको पूरा सोल्व करता हूँ फिर लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप करो तो डायरेक्ट ही करना। ओके, पहले एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट से पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू कितना, 1 2 माइनस 1 2 1 0 1 0 1। सो इसको मैं थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 0 दिख रहा है ना मुझे, ये गया, क्या आएगा 1 0 प्लस अगेन 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 बोले तो माइनस 3, 1 माइनस 3 इज माइनस 2। ओके, डिटर्मिनेंट ए इज माइनस 2। अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कोफैक्टर फाइंड करेंगे। सो C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया 1, C12 1 2 2 तो माइनस 2 करेंगे। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1, C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गया तो 2, राइट, यस राइट, लेकिन हम माइनस 2 करेंगे। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया तो क्या बचा है 2, यस 2। C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम गया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम गया तो माइनस 2 2, लेकिन हम माइनस 2 करेंगे, राइट। माइनस 2 क्यों करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस लगाना ना। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गया तो माइनस 1। C32 3 2 माइनस 2, लेकिन हम प्लस 2 करेंगे, ठीक। C33 3 3 माइनस 3। ओके, सो यहां से एडजॉइंट ए क्या मिला, ये जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है जो मैंने लिखा है, जिस तरीके से लिखा है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है एक्चुअली, रो वाइज हमने कोफैक्टर लिए थे और कॉलम वाइज लिखा है। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 2 1 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 3। सो A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, यानी कि 1 अपॉन माइनस 2, एडजॉइंट A इज 1 माइनस 2 1 माइनस 2 2 माइनस 2
-1 2 -3। अब सेकेंड और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 2 अपॉन -2, 2 अपॉन -2 इज -1। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। ऑप्शन सी करेक्ट है। इतना बड़ा मेथड किया, लेकिन एक्चुअली ये एग्जाम में काम में नहीं ले सकते। अब डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, हमें पता ना, यहाँ पे एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए कोफैक्टर, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड करके ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज मतलब रो वाइज कोफैक्टर फाइंड करते हैं और कॉलम वाइज लिखते हैं। तो जो रो होगा वो कॉलम हो जाएगा और जो कॉलम है वो रो हो जाएगा। अब देखो ना, ए इनवर्स का ये एलिमेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए तो बाद में डिस्कस करते हैं। एडजॉइंट ए में ये वाला 2 कहाँ से आया, एडजॉइंट से, और एडजॉइंट में ये वाला 2 यहाँ से आया। ये 2 एक्चुअल में है क्या, थर्ड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर है। आप देख सकते हो 3 2 का मतलब क्या, थर्ड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर। थर्ड रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, दूसरा वाला 0, ये जो नीचे का 0 है वो, दिस इज थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। यानी कि इसका जो कोफैक्टर होगा वो यहाँ पे लिखना और बाहर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। मतलब इन जनरल अगर मुझे इनवर्स का कोई थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट फाइंड करना है, या सेकंड रो थर्ड कॉलम का, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट फाइंड करना, तो मैं पहले C32 फाइंड करूंगा, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ओके, तो नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखना। मान लो मैं, अगर क्वेश्चन ये आता कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट फाइंड करना, इनवर्स का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, इसका मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर अपॉन डिटर्मिनेंट है, राइट। अगर आता कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर फाइंड करते हैं और डिटर्मिनेंट, इस तरीके से। ओके, 10th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ए इनवर्स भी गिवन है, A11 A12 A13 इस तरह के फॉर्म में, और हमें A23 फाइंड करना। A23 फाइंड करना मतलब इनवर्स में सेकेंड और थर्ड कॉलम का एलिमेंट फाइंड करना। ये सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया 9th वाला, बस यहाँ पे मैट्रिक्स ए अलग है। और अभी 9th में हमने डिस्कस किया था कि इस तरह से इनवर्स का कोई एलिमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे सेकेंड और थर्ड कॉलम का एलिमेंट फाइंड करना ना, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर अपॉन डिटर्मिनेंट ए, इस तरह से। और रीजन बताया मैंने, अगर 9th वाला समझाया तो 10th वाला बहुत अच्छे से आ रहा है। A23 इज इक्वल टू C32 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करते हैं, क्या आएगा वो 13046 -157। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, 28 -30 प्लस 0 -1 इंटू 18 -0 यानी कि 18। कितना बन रहा है ये, -2 -18 मतलब -20। डिटर्मिनेंट ए इज -20 एंड C32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि 6 का कोफैक्टर क्या आएगा, ये गया 5 -3 यानी कि 5 + 3 मतलब 8। लेकिन प्लस लगाएंगे कि माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस लगाएंगे। ओके, सो ये आएगा -8 अपॉन 20, मतलब सिंप्लीफाई करने पे बन रहा -4 से जा रहा ना, -2 अपॉन 5। ऑप्शन बी करेक्ट है 10th में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन है 2 × 2 का, एंड ए इनवर्स इक्वल टू अल्फा ए, देन व्हाट इज अल्फा। ठीक है, फाइंड करते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू, इन जनरल होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजेंट ए, राइट। तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड करें पहले, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 1 -2, ये बन रहा -4 -3 यानी कि -7। ओके, एडजॉइंट है तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। एडजॉइंट ए के लिए इन दोनों का जगह चेंज करना, मतलब इधर -2 आएगा, इधर 2 आएगा, और बाकी दोनों का, इन दोनों का साइन चेंज करना, -1 -3। ठीक, ओके। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए यानी कि 1 अपॉन -7 इंटू एडजॉइंट ए, मतलब -2 -3 -1 2। इसको वापस से ए के फॉर्म में बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही तो, ए इनवर्स इक्वल टू अल्फा ए। सो ए के फॉर्म बनाने के लिए अंदर से माइनस कॉमन लिया
और बाहर वाले माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर बनेगा 1/7 और अंदर बनेगा 2 1 3 -2। जब माइनस कॉमन लिया तो सबके साइन चेंज होंगे। 2 3 1 -2 इज ए। सो ऐसा दिख रहा है ना 1/7 ए। मतलब अगर इसको मैं ए इनवर्स इक्वल टू अल्फा ए से कंपेयर करूँ तो अल्फा इक्वल टू आएगा 1/7। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन है, 10 भी गिवन है, एंड इफ बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए देन व्हाट इज अल्फा। बी ए का इनवर्स है, यानी कि बी एक्चुअल में ए इनवर्स है, और अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब ये वैल्यू फाइंड करनी बी में सेकेंड और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ओके, अगर बी को हम वापस से लिखे अच्छे से तो क्या लिख सकते हैं, 1/10 और अंदर 4 - 5 1 2 0 -2 2 अल्फा 3। ओके, ये हमें फाइंड करना है। बी एक्चुअल में ए का इनवर्स है, यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन हो गया कि ए इनवर्स का सेकंड और थर्ड कॉलम का एलिमेंट हमें फाइंड करना है। एक्चुअली सेकंड और थर्ड कॉलम का एलिमेंट नहीं, क्योंकि एलिमेंट तो अल्फा अपॉन 10 होगा, पर हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, ए इनवर्स के सेकंड और थर्ड कॉलम के एलिमेंट की रिगार्डिंग कुछ फाइंड करना। ओके, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजेंट ए। पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। ठीक, दिस इज इक्वल टू 1 + 3 4 + 1 इंटू 2 + 3 5 + 1 इंटू 2 - 1 1, यानी कि 10। ओके, डिटर्मिनेंट ए मिला है 10। अब ये सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा हमने 9th और 10th किया था। इनवर्स का सेकंड और थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट इनवर्स में, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम इन ए इनवर्स इज, सेकेंड और थर्ड कॉलम है ना, तो हम थर्ड रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर फाइंड करेंगे और डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करेंगे। ठीक, थर्ड रो सेकेंड कॉलम यानी कि इस 1 का कोफैक्टर, ये रो गया कॉलम गया, तो -3 -2 कितना -5, लेकिन माइनस की प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस लगाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा +5, और अपॉन 10 तो है ही। ठीक, सो ए इनवर्स का सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट आया है 5/10 +5/10, और बी के अकॉर्डिंग ये है α/10, तो अल्फा इक्वल टू 5 हुआ कि नहीं हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। इफ ए मैट्रिक्स ए इज सच दैट 3a³ + 2a² + 5a + i = 0 देन इट्स इनवर्स इज, मतलब ए इनवर्स क्या होगा अगर कोई मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही, 3a³ + 2a² + 5a + i = 0, 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स। ओके, सो आई को लेफ्ट हैंड साइड रखते, बाकी सबको मैं राइट हैंड साइड भेज रहा हूँ, तो आई इक्वल टू ये हो जाएगा -3a³ + 2a² + 5a। यस, मैट्रिक्स में इस तरह का अलजेब्रिक ऑपरेशन कर सकते ना। अब ए इनवर्स से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो ए इनवर्स आई इज इक्वल टू -ए इनवर्स सबके साथ मल्टीप्लाई होगा 3a इनवर्स a³ + 2a इनवर्स a² + 5a इनवर्स a। ओके, आई किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो सेम ही मैट्रिक्स रहता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के सपोज ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ए ही रहेगा, ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए इनवर्स ही रहेगा। ठीक, माइनस, ओके, यहाँ पे लिखूँ क्या 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 यूज़ कर रहा हूँ मैं, ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई।
यहाँ पे ए क्यूब को मैं ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ए इनवर्स ए हो गया आई, यानी कि बचा सिर्फ ए स्क्वायर, क्योंकि आई को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम रहेगा। सो आई इंटू ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर। ओके, ठीक है, एक स्टेप और लिखते हैं, अगर नहीं समझेगा तो ऐसे पक्का समझेगा। ए इनवर्स ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 ए इनवर्स ए इंटू ए, पता है क्या क्या, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखा, ए क्यूब को ए इंटू ए स्क्वायर लिखा, प्लस ए इनवर्स ए, 5 भी रहेगा साथ में, है ना। सो माइनस ऑफ 3, ये आई बना, आई ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, इधर 2a इधर 5i। यस, हो रहा है क्या कोई ऑप्शन में? यस, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इफ फॉर ए मैट्रिक्स ए क्यूब इक्वल टू आई, ओके, ए क्यूब इक्वल टू आई, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, अच्छा ये तो सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसे अभी 13 किया था, ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए इनवर्स, इसको लिख सकता हूँ ए इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब को, ए इनवर्स आई इज ए इनवर्स, ए इनवर्स ए इज आई, आई को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही रहता है। सो ए इनवर्स यहाँ से ए स्क्वायर मिला, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए पहले एडजॉइंट ए फाइंड नहीं करेंगे, मतलब एक तो ये तरीका है कि ए गिवन है तो एडजॉइंट ए फाइंड करो फिर उसका डिटर्मिनेंट लो, नहीं उससे नहीं करना, ये डायरेक्ट होता है ना ऐसे, डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 1 वेर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ए हमें गिवन है तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर सकते हैं इजीली, कितना आएगा 1 1 1 2 4 8 3 9 27। ओके, अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे मैं R2 के लिए R2 माइनस R1 कर रहा हूँ और R3 के लिए R3 माइनस R1 कर रहा हूँ। सो 1 2 3, इधर हो गया 0, इधर 2, इधर 6 और फिर इधर 0, इधर 6 और यहाँ पे 24, यस 24, इधर से 6 कॉमन ले सकते हैं, इधर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 12 आ गया 12, इधर तो 1 2 3 एज इट इज, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 0 1 3, यहाँ से 6 कॉमन लिया तो 0 1 4। ओके, अब एक्सपेंड करते हैं, 12 4 माइनस 3 1 यानी कि 12। ओके, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 12। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 12 रेज टू n माइनस 1। ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, यानी कि 3 माइनस 1 मतलब 2, यानी कि आंसर आएगा 144, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स P गिवन है जो 3 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और हमें P22 फाइंड करना, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट फाइंड करना। भाई 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा, वो जो मैट्रिक्स होगा उसको P कंसीडर किया क्वेश्चन में, और उस P का सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट फाइंड करना। ठीक है, P इक्वल टू, ओके फर्स्ट मैट्रिक्स को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ 1 2 3 2 3 4 3 4 5, और जो बाकी दोनों मैट्रिक्स है उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए क्या, फर्स्ट को एज इट इज पहले इसलिए रखा क्योंकि इसमें एक भी जीरो नहीं है, इन बाकी दोनों में 0 0 है, मतलब 2 जगह इसमें 0 2 जगह इसमें 0, तो इनको मल्टीप्लाई करना ईजी रहेगा। और ये कौन सी मैट्रिक्स आएगी, आई थिंक 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि ये वाली मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 और ये वाली मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, तो ये चला जाएगा तो बचेगा क्या 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आएगा। ओके, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब मल्टीप्लाई कैसे करना पता है आपको, ये आ रहा है 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अलोंग आ रहा है 5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के अलोंग कितना -2 + 6 4, इधर आ रहा है 8, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 10, सेकंड रो थर्ड कॉलम 12, यस 12, फिर इधर आ रहा है 0, इधर आ रहा है 0, और इधर मिलेगा हमें थर्ड रो थर्ड कॉलम के अलोंग -4। ओके, ऐसा हुआ।
ये 3 क्रॉस 3 का है। अब हमें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट फाइंड करना है, यानी कि ये P को पूरा फाइंड करने के बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे जो एलिमेंट आएगा, यानी कि बीच में जो एलिमेंट आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो ये पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। हमें पता है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट चाहिए, यानी कि इसका सेकेंड रो और इसका सेकेंड कॉलम आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें ये वाला एलिमेंट मिलेगा। यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट होंगे, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट होंगे, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट होंगे, तीनों रो में। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट आएगा? जब फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में सेकेंड रो सेकेंड वाली मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तब। समझ रहे हो भाई? यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होके ऐड होंगे तब यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कौन सा आएगा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम यहाँ पे आएगा। वैसे ही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आएगा? फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड होगा तब। ठीक है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कितना आएगा वो? ये वाला एलिमेंट होगा 2 × 5, 3 × 10, 0 × 4, मतलब कितना? 40। ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में x, d एंड a गिवन है और साथ में ये भी गिवन है x इक्वल टू a इनवर्स d, देन x इज इक्वल टू, ओके, x फाइंड करना, तो उसके लिए a इनवर्स फाइंड करना होगा पहले। ठीक है, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट a इंटू एडजेंट a। ओके, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 4 -1 1 -1 -2 1 -2, दिस इज इक्वल टू -2 + 1 -1 + 1 ऑफ -4 -4 -8 -2 इंटू -2 -4 -6 -2 इंटू -6 इज +12, तो ये बन रहा -9 + 12 यानी कि 3। ठीक है, डिटर्मिनेंट a मिला है 3। अब एडजॉइंट a फाइंड करने के लिए कोफैक्टर फाइंड करने होंगे। सो C11 इज इक्वल टू 1 1 कितना? -2 + 1 -1। C12 इज 1 2 -4 -4 -8, लेकिन हम +8 करेंगे क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस लगाना। C13 1 3 -6, यस। C21 2 1 2 -2 0। C22 2 2 -2 + 8 -2 + 8 is +6, yes। C23 सेकेंड और थर्ड कॉलम -1 + 4 3, लेकिन हम -3 करेंगे क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस लगा रहे हैं, यस। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 + 2 -1 + 2 इज 1 -1 + 2 इज 1, यस। ये है अपना C31 इज इक्वल टू 1। 3 2 1 + 4 5, लेकिन हम -5 करेंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस। C33 1 + 3 3, ओके। तो ये एडजॉइंट A मिल गया है, इधर लिख रहा हूँ, जगह कम है इसलिए। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू -1 8 -6 0 6 -3 1 -5 3 1 -5 and 3, ओके। सो A इनवर्स इक्वल टू, डायरेक्टली लिखो क्या? A इनवर्स D, मतलब जो x आ रहा है वो A इनवर्स D है, और A इनवर्स इक्वल टू होगा 1 डिटर्मिनेंट A यानी कि 1/3 इंटू एडजॉइंट A, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स -1 8 -6 0 6 -3 एंड 1 -5 3, और साथ में D बोले तो 3 5 11 3 5 11, ओके। 1/3 को तो बाहर रखते हैं साइड में, इनको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो -1 × 3 -3 0 + 11 -3 + 11 इज 8, राइट। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा? 24 + 30
माइनस 55, 24 प्लस 30 कितना 54, 54 माइनस 55 यानी कि -1, राइट। और इधर क्या होगा -18 माइनस 15 प्लस 33, -18 माइनस 15 प्लस 33, तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 33, तो 0 आ रहा है ये तो। ओके, अंदर 1/3 लेके जाएंगे तो 8/3 -1/3 और 0, ये है अपना x। ऑप्शन डी, यस ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, दिस मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ, ओके, matrix A is invertible if and only if determinant A is not equal to 0। मान लेते ये जो क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स गिवन है वो A है और इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू लेमडा -3 -1 -1 0 1 4 1 2। फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, लेमडा इंटू -1 प्लस 1 इंटू -6 प्लस 1 -5 प्लस 4 इंटू -3 कितना आ रहा, माइनस लेमडा -5 -12 -17। डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट इक्वल टू 0, अगर इनवर्टिबल बनाना है तो माइनस लेमडा -17 शुड नॉट इक्वल टू 0 मीन्स लेमडा शुड नॉट इक्वल टू -17। ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, मान लेते ये मैट्रिक्स ए है, 1 -2 3 4 और ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1 3 -2 4 यानी कि ये बन रहा 4 -6 मतलब 10। ओके, और एडजॉइंट ए हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं 2 क्रॉस 2 का। 1 and 4 की जगह चेंज करना है एंड 3 and -2 का साइन चेंज करना है, सो -3 and 2 इस तरह से बना। इसका मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 4 -3 2 1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वेशन है इसको जनरली हम ए एक्स इक्वल टू बी का फॉर्म बना के करते हैं, फिर दोनों साइड ए इनवर्स किया तो ये तो आई हो जाएगा और x इक्वल टू ए इनवर्स बी बनेगा। मतलब हमें ए इनवर्स फाइंड करना, फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, मतलब ये इस तरह का एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, एक तो ये मेथड है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये इस तरह से तीन वेरिएबल में इक्वेशन बनेगी, मतलब 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स बनेगी। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 3, x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 4। और ये डायरेक्टली हम ऑप्शन देख के कर सकते हैं। देखो ना कौन से ऑप्शन में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो रहा है, तीनों को सेटिस्फाई करने वाली कौन सी इक्वेशन है, कौन सा ऑप्शन है। x प्लस वाई प्लस जेड ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है, तो सी या डी में से कोई आंसर है। बाकी दोनों भी सेटिस्फाई करने चाहिए। x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह -3 अगर पुट करें तो ये बनेगा 1 -4 प्लस 6, 1 -4 प्लस 6 कितना 7 -4 3, यस सी सेकंड में सेटिस्फाई हो गया। फोर्थ में करके देखते, 1 6 -4, ओके 1 6 -3 एक्चुअली 1 6 -3, ये बन रहा है 7 -3 4, यस ऑप्शन सी करेक्ट है। ये सी में ये x की वैल्यू है क्योंकि एक्स वाई जेड का इस तरह के मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें चाहिए, तो ये ऊपर वाला x है, ये y है और ये z है, यानी कि x y z।
ये इस तरह से 1 2 -3, इसका मतलब x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू -3, ये वैल्यू इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ। ओके, ये सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 18, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन सी लेमडा नॉट इक्वल टू -17 इसका आंसर है। ठीक है, मैट्रिक्स भी सेम है, आप देख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, हमें बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होल इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? बी इनवर्स ए इनवर्स होल इनवर्स। तो क्या करें, पहले बी इनवर्स फाइंड करें, फिर ए इनवर्स फाइंड करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो मल्टीप्लीकेशन करने पे मैट्रिक्स आएगी फिर उसका वापस से इनवर्स फाइंड करें। नहीं नहीं, वैसे नहीं करना, इनवर्स की प्रॉपर्टी से करना है। जैसे इन जनरल अगर कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और उनके ऊपर होल इनवर्स है, तो ये होता है बी इनवर्स ए इनवर्स की। ओके, इसका मतलब ये हो जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स। अब यहाँ पे बी की जगह ए इनवर्स है और ए की जगह बी इनवर्स है, अकॉर्डिंगली आप ऐसे पुट करोगे तो यही मिलेगा आपको, बी इनवर्स का इनवर्स। अब ए इनवर्स का इनवर्स ए ही होता है, सो दिस इज ए, दिस इज बी। मतलब जो हमें फाइंड करना है ना वो एक्चुअल में ए इंटू बी है। 2 2 -3 2 एंड बी इज 0 -1 1 0। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3, ऐसा बना। कौन सा ऑप्शन? कोई सा भी ऑप्शन नहीं। यस, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है 22 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, इफ ए मैट्रिक्स ए इज सच दैट। ओके, कोई एक मैट्रिक्स ए है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। इक्वेशन है यहाँ पे 4a³ + 2a² + 7a + i = 0 मैट्रिक्स। सो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, आई को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, बाकी सब राइट हैंड साइड। सो आई = -4a³ + 2a² + 7a। ठीक, ए इनवर्स से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो ए इनवर्स सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबके साथ बनेगा 4a इनवर्स a³ + 2a इनवर्स a² + 7a इनवर्स a। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस असाइनमेंट में। ए इनवर्स आई इज ए इनवर्स माइनस 4a इनवर्स a³ इज 4a², दिस इज 4 + 2a + 7i। ओके, ये है ए इनवर्स। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, इवेल्युएट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन है x + 2y + z = 4, -x + y + z = 0, x - 3y + z = 2। ओके, डायरेक्टली ऑप्शन से करते हैं, देखते कौन सा ऑप्शन है जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। सो सेकेंड इक्वेशन सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन है, तो सबसे पहले इसमें चेक करते हैं ताकि कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे डायरेक्टली। यहाँ पे y + z - x = 0, y एंड z का सम करके x में से माइनस करो, 0 हो रहा है क्या? तो y + z कितना 8/5 -9/5, नहीं 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक, ऑप्शन बी अगर देखें तो ये आ रहा है, यस ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता है क्योंकि इधर भी y + z 9/5, इधर 9/5, बी ऑप्शन में 9, इधर 9, यस। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन चेक हो गई तीनों ऑप्शन में। अब बी एंड सी बाकी दोनों को भी सेटिस्फाई करने चाहिए, तो पहले बी को चेक करते हैं दोनों इक्वेशन में। सो ये होगा 9 + 4 + 7, 9 + 4 + 7 4 होता है क्या? नहीं, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। सी चेक करें,
9/5 प्लस 2/5 मतलब 4/5 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो। सो 9 + 4 कितना, 9 + 4 13, 13 + 7 13 + 7 20, 20/5 4, यस इसमें सेटिस्फाई हो रहा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी की बात करें तो 9/5 - 6/5 यानी कि 3/5, 3 + 7 कितना 10, 10/5 2 होता है क्या, यस। सी ऑप्शन तीनों को सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, बाकी इसको मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली कर सकते हैं ना ऑप्शन से। ओके, इससे जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स बी विद द मैट्रिक्स ए यानी कि बी ए हैज इनवर्स सी, मतलब इनका इनवर्स सी है, देन व्हाट इज ए इनवर्स। ओके, ए इनवर्स फाइंड करना, और इस तरह का क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, इनवर्स की प्रॉपर्टी से, इक्वल टू सी। अब मैं ए इनवर्स बी इनवर्स राइट हैंड साइड में बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, बी मैट्रिक्स से, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ए इनवर्स बी इज आई इक्वल टू सी बी एंड ए इनवर्स आई इज ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स किसके इक्वल है, सी बी के इक्वल है। सी एंड बी हमें गिवन है, सो सिंपली मल्टीप्लाई करना बस, -1 1 2 0 1 0 1 3 2, b is 2 1 -1 6 0 1 4 1 -1। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 0 -1 -2 -1 इज -3। ओके, अगर हम डायरेक्टली करें जल्दी जल्दी तो ऐसा लग रहा है कि -3 -5 -5, ओके इतना सोचेंगे बेटर है, कर ही लेते हैं। सो -6 + 1 -5 -4 -1 -5, यस ये सिर्फ ऑप्शन बी में, इतना सा क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ ऐसा लग रहा है, पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 12, सेम टू सेम जो क्वेश्चन नंबर 12 है वही क्वेश्चन नंबर 26 है, एज इट इज, ऑप्शन भी वही है, -2 2 -1 5, इसमें अपना आंसर आया था 5, ऑप्शन डी करेक्ट था इसमें, यस ऑप्शन डी इसमें भी सेम एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा 27 भी मुझे लग रहा है रिपीट हुआ है। यस 22 जो था वही 27 है, 2 2 -3 2 0 -1 1 0 2 2 -3 2 0 -1 1 0, यस सेम क्वेश्चन नंबर 22 27 है। क्वेश्चन नंबर 28, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए इनवर्स बी ए, देन व्हाट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, हमें ए प्लस बी होल स्क्वायर ये फाइंड करना है, ठीक है, और गिवन है बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए इनवर्स बी ए, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ए से मल्टीप्लाई करूं तो ये होगा ए इंटू ए इनवर्स बी ए इंटू ए इनवर्स इज आई, और आई को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते तो वही मैट्रिक्स रहता है, यानी कि ये माइनस बी ए ऐसा बना। ओके, तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उससे ये रिलेशन मिला है। अब इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, जैसा एलजेब्रा में होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसा मैट्रिक्स में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कुछ टाइप की मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होता है, ठीक है। अगर इसको इस तरह से समझे हम, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी
ए प्लस बी, तो पहले ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये बी ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा रहता है। सो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, फिर इधर आ रहा बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, इस तरह से याद है। तो क्योंकि अलजेब्रा में वहाँ पे ए बी एंड बी ए सेम ही रहता है, क्योंकि दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले किसी को भी रखो फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो 2a भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, वो सेम नहीं रहता, ए बी एंड बी अलग अलग हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग ए बी इक्वल टू माइनस बी ए है, ए बी की जगह माइनस बी ए और ये प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है 28 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, इफ ए मैट्रिक्स ए इज सच दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन देन व्हाट इज ए इनवर्स। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, कर सकते कोई दिक्कत नहीं। 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 7a प्लस आई इज इक्वल टू 0। ए इनवर्स फाइंड करना, तो आई को लेफ्ट हैंड साइड रखना, बाकी सब राइट हैंड साइड। 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 7a प्लस कुछ नहीं, बस 7a, आई तो लेफ्ट हैंड साइड में रखा है हमने। ओके, ए इनवर्स फाइंड करना ना, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए इनवर्स आई इक्वल टू माइनस 4a इनवर्स ए क्यूब प्लस 2a इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 7a इनवर्स ए। ओके, ए इनवर्स आई इज ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स ए आई हो जाएगा और बचेगा ए स्क्वायर, वैसे यहाँ पे बचेगा ए और यहाँ पे बचेगा 7i। ठीक, अब आई को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, इसलिए आई हटेगा नहीं। यहाँ पे आई हट गया था, इधर नहीं हटेगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा, बड़ी बात नहीं है कोई। सो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 30, इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 देन व्हाट इज ए इनवर्स। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0। आई को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी दोनों राइट हैंड साइड में, तो माइनस ए का प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ए इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, ये बनेगा ए इनवर्स ए माइनस ए इनवर्स ए स्क्वायर। ए इनवर्स आई इज ए इनवर्स, ए इनवर्स ए इज आई माइनस ए इनवर्स ए, तो आई हो जाएगा और साथ में ए बचेगा और ये ए बचेगा, मतलब ए बनेगा, आई इंटू ए इज ए। सो आंसर क्या आएगा, आई माइनस ए, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन 30 का आंसर ऑप्शन बी। ओके, ठीक है, असाइनमेंट कंप्लीट।